हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 10 यूनिट 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस। बेटा, कोलिजन के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के दौरान दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि जो एटम्स हैं उनके बीच में कोलिजन होता है, दो स्टार्स हैं उनके बीच में कोलिजन होता है, दो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके बीच में कोलिजन होता है। तो बेसिकली हम लोग ये समझ चुके हैं कि कोलिजन का मतलब क्या है। तो कोलिजन मीन्स स्ट्राइकिंग ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग ये भी स्टडी किए थे कि जो कोलिजन है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में जो एनर्जी है वो एक्सटर्नली या इंटरनली एंटर करे या एमिट करे। तो हम लोगों ने ये कंसिडर किया था कि जो हमारे पास में कोलिजन है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जिसमें एनर्जी ना तो एमिट कर रही है ना ही एंटर कर रही है। दूसरा, कोलिजन होने के लिए हम लोगों ने ये भी पढ़ा था बच्चों की ज़रूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट जो है फिजिकली कनेक्टेड हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का हम लोग एग्जांपल देखे थे, तो उसमें कोलिजन टेक प्लेस बट फिजिकली टू ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो वो एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। सो लेट मी से दैट एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो भी इसी एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। मीन्स दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन होता है और कोलिजन होने के बाद भी दोनों ऑब्जेक्ट जो सेम एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे यदि सेम एक्सिस है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स का बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन जो एक्सिस होगा वो सेम होगा। मतलब कि उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास में एक सिंगल डायमेंशन होगा और इसलिए इस प्रकार के कोलिजन को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन कोलिजन। अच्छा, यदि मैं कहूँ कि टू डायमेंशन कोलिजन क्या हो जाएगा, तो आंसर है टू डायमेंशन कोलिजन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉसिबिलिटीज की वाई एक्सिस की तरफ चला जाए। ठीक है, तो जब दो कोलिजन होने के बाद में जो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ वन डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, मतलब कोलिजन होने के पहले और कोलिजन होने के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रहे होंगे। ओके, तो इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास में लीनियर मोमेंटम जो है टोटल कंजर्व्ड होता है। ओके, सो क्या कुछ होता है जब एक इलास्टिक कोलिजन होता है वन डायमेंशंस में, क्या क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ़र्क पड़ता है वो हम सब आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। So considering two objects, they have the kinetic energy, they have the linear momentum, and they have the masses. So let us consider a object of mass m1 and another object having the mass m2. And first object is traveling with the velocity of u1 before the collision, and second object is traveling with the velocity of u2 before the collision. Since we are considering u1 velocity is greater than the u2 velocity, means object A is traveling much more faster than the object B. So I can say that object A is traveling much more faster than the object B. ठीक है, सो यदि ये होगा तो u1 की वैल्यू u1 ज़्यादा वेलोसिटी है तो आफ्टर सम टाइम u1 विल रीच टू द पॉइंट या रीच टू द ऑब्जेक्ट एट बी ऑब्जेक्ट एंड कोलिजन विल टेक प्लेस एट दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट पे u1 जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो u के पास धीरे धीरे पहुंच रहा है और इस पॉइंट पे जो है कोलिजन हो गया है। ठीक है, कोलिजन होने के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट चिपके नहीं रहते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो जो ए ऑब्जेक्ट था अभी वो v1 नाम की वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है और जो बी ऑब्जेक्ट था हमारे पास में वो v2 नाम की वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है। तो तीन सिचुएशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली बच्चों। पहली ये बिफोर द कोलिजन, जब u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो u2 की तरफ बढ़ रहा है। बी पोजीशन ड्यूरिंग कोलिजन, जब u1 वाला जो वेलोसिटी वाला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट जो है वो टकरा जाएगा किससे, बी ऑब्जेक्ट से, तो कोलिजन हो जाएगा। तीसरा, जब कोलिजन हो चुका होगा तो ए ऑब्जेक्ट जो वो v1 नाम की वेलोसिटी के साथ में और बी ऑब्जेक्ट जो v2 नाम की वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है। ओके,
क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कोलिजन हमारे पास में है ये इलास्टिक कोलिजन है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंटम है वो दोनों के दोनों हमारे पास में कंजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों को इसका एक एक्सप्रेशन सोल्व करना है कि इलास्टिक कोलिजन होने के कारण किसकी वेलोसिटी किसमें बदल जाती है, किसकी वेलोसिटी किसमें चेंज हो जाती है। तो लेट अस ट्राई टू सोल्व एक्सप्रेशंस फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जो है दोनों ही कंजर्व्ड है, इसलिए यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि यही हमारा की पॉइंट है कि इलास्टिक कोलिजन में दोनों की दोनों काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वो कंजर्व्ड है। सो हम लोग शुरू करते हैं। 3 सिचुएशन हम लोगों ने पढ़ी है बेटा। एक वो सिचुएशन है बिफोर द कोलिजन, एक वो सिचुएशन आफ्टर द कोलिजन, और एक सिचुएशन ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। तो सिंस linear momentum is conserved, therefore we can write down before the collision linear momentum was be m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये पहले ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट ए हम लोग कंसिडर कर रहे थे, उसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बी का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में m1 v1 ऑब्जेक्ट ए का लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और m2 v2 हो जाएगा लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो है पूरे पूरे कोलिजन के दौरान कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, इसलिए हम लोग जो बिफोर द कोलिजन है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है दोनों के दोनों लीनियर मोमेंटम को हम लोग इक्वल पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, m1 को एक तरफ कर लेते हैं, m2 को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में m1 u1 माइनस का v1 m2 v2 माइनस का u2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये हमारे पास में एक दूसरी इक्वेशन बन गई, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग ये जानते हैं कि क्योंकि हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास में जो एनर्जी होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी है, वो भी कंजर्व रहेगी। तो वी कैन राइट डाउन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ m1 u1 का स्क्वायर ए ऑब्जेक्ट के लिए, हाफ m2 u2 का स्क्वायर सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, हाफ m1 v1 का स्क्वायर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, और हाफ m2 v2 का स्क्वायर सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। क्योंकि हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसलिए बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ये है हमारे पास में, और आफ्टर द कोलिजन हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी ये है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों को मतलब कि बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन दोनों को हम लोगों ने इक्वल पुट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से m1 को एक तरफ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ये कहती है कि a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग आइडेंटिटी लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो सोल्व करने पे हमारे पास में आ जाएगा m1 u1 प्लस का v1 u1 माइनस का v1। जो हम लोग इधर से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v2 प्लस का u2 और v2 माइनस का u2। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, इसको एक और इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम लोग। तो 1 और 2 जो हम लोग पहले पुट कर चुके हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम लोग यहाँ से ये जानते हैं कि u1 और u2 जो वेलोसिटी थी वो हम लोगों को पता थी कि वेलोसिटी कितनी है, लेकिन कोलिजन होने के बाद में v1 और v2 कितना हो गया है ये हम लोगों को नहीं पता। जैसे कि बच्चों मान लीजिए 2 बाइक है, एक बाइक जो है वो u1 है कि वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करे, उस बाइक की जो वेलोसिटी है मान लीजिए u1 60 मीटर पर सेकेंड है, और एक हमारे पास में u2 नाम की वेलोसिटी है
और ये दूसरी बाइक है जिसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग ये जानते हैं कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2 है। लेकिन टकराने के बाद में मान लीजिए दोनों बाइक के बीच में टक्कर हो गई, कोलिजन हुआ, तो दोनों बाइक की वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, कौन सी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कौन सी वेलोसिटी घट जाएगी, तो ये हम लोगों को नहीं पता। मतलब v1 और v2 हम लोगों को नहीं पता, u1 और u2 हम लोगों को पता है। तो हम लोग यहाँ से v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो समवॉट समहाउ हमारे पास में तीन इक्वेशन आ गई। इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारे पास में v1 और v2 की वैल्यू निकल के आ जाए। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन थर्ड जो है उसको डिवाइड कर देते हैं सेकंड से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई सेकंड, तो वी गेट, हम लोगों को क्या मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जब हम लोग इसको डिवाइड करें तो u1 माइनस वी वन से u1 माइनस वी वन कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, तो हमारे पास में जो रिजल्ट बचेगा दैट इज इक्वल टू u1 प्लस का v1 इज इक्वल टू v2 प्लस का u2। तो हम लोग u को एक तरफ कर लेते हैं, v को एक तरफ कर लेते हैं, तो u1 माइनस u2 v2 माइनस का v1, ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास में सिचुएशन थी कि u1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी और u2 की वेलोसिटी कम थी। तो अभी मुझे ये बताइए कि यदि u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है तो u1 जो है वो u2 की तरफ जब बढ़ेगा तो दोनों के बीच की दूरी, मतलब कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की जो बीच की दूरी है वो घटेगी या बढ़ेगी। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट बी जो है जिसकी वेलोसिटी u2 है और ऑब्जेक्ट ए जिसकी वेलोसिटी u1 है, तो ऑब्जेक्ट ए तेज़ी के साथ चल रहा है और ऑब्जेक्ट बी धीरे धीरे चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जेक्ट बी की तरफ बढ़ता जाएगा, उसके पास में आता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये u1 माइनस u2 जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगा। u1 माइनस u2 जो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब ये है कि जो u1 है, मतलब ऑब्जेक्ट ए है, वो अपनी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट बी की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट बी और ए है उनके दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे घटती चली जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अब दोनों के बीच में कोलिजन हो गया, तो जो ए की वेलोसिटी थी वो बन गई v1 और जो बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो बन गई v2। तो क्योंकि v2 की स्पीड ज़्यादा है और v1 की जो वेलोसिटी है वो कम है, ठीक है, टकराने के बाद में आफ्टर कोलिजन, तो अभी v2 की वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई और ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी कम हो गई। तो इन दोनों के बीच में धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, गैप इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसलिए इन दोनों की वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब दूरी बनाने वाली। तो v2 माइनस v1 दैट विल बिकम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बच्चों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे जो डायग्राम बना उस डायग्राम को एक बार पलटिए और फिर आप देखिएगा कि पहले u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, कोलिजन होने के बाद में जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। तो यदि बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो बी आगे आगे भागता जाएगा और ए पीछे पीछे आता जाएगा, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन होता जाएगा। इसमें u1 मतलब ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ज़्यादा और एक ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी कम है, तो ए ऑब्जेक्ट बी की तरफ बढ़ता जाएगा और दोनों के बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो यदि कम होती जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे अप्रोच, और ज़्यादा होती जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे सेपरेशन। ठीक है, तो यही जो रेशियो है हमारे पास में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये कहलाता है हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, तो द रेशियो ऑफ द relative velocity of approach to the relative velocity of separation is called coefficient of restitution।
ओके, कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन। आगे देखिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में v2 माइनस का v1 दैट इज इक्वल टू u1 माइनस का u2। ओके, और यदि हम लोग एक जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन यदि हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी जो वैल्यू है हो जाएगी हमारे पास में इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट थिंग देखिए, यहाँ से यदि हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है u1 माइनस u2 v2 माइनस v1, तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, या तो हम लोग v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं या हम लोग v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ से v2 की वैल्यू निकालें तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट v2 इज इक्वल टू आ जाएगा u1 माइनस u2 प्लस का v1। ठीक है, ये हमारे पास में v2 की वैल्यू आ गई और इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। फिर से बच्चों हम लोगों को जैसे तैसे v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है, तो v2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। ये जो इक्वेशन 5 है इसको उठा के हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये वाले जो इक्वेशन हमारे पास में m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2, तो यहाँ पे हम लोग v2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जब हम लोग इस इक्वेशन में v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से आएगा, ऑन पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में सोल्व करने पे m1 u1 माइनस v1 m2 u1 माइनस u2 प्लस का v1 माइनस का u2। हमने इसके अंदर इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू पुट कर दी है। बेटा आगे जो हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा m1 u1 माइनस का v1 m2 u1 प्लस का v1 माइनस का 2u2। सोल्व किया हम लोगों ने इसको, तो ये यहाँ से आ जाएगा u1, यहाँ से आ जाएगा u2 u2 2u2 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का v1। ठीक है, इसको हम लोग और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m1 u1 माइनस का m1 v1। मतलब जो जो वैल्यू कट रही है उस वैल्यू को हम लोगों ने काट दिया है। फाइनली हमारे पास में यहाँ से बचेगा m1 u1 माइनस का m1 v1 और ये हमारे पास में बच जाएगा m2 u1 प्लस का m2 v1 माइनस का 2 m2 u2। ठीक है, फिर से देखिए, यहाँ से हम लोग इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा m1 u1 माइनस का m1 v1 जो हमारे पास में यहाँ पे आ गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m2 u1 प्लस का m2 v1 माइनस का 2 m2 u2। हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सोल्व करते हैं इसको तो ये हमारे पास में आएगा m2 v1 प्लस का m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 माइनस का m2 u1 प्लस का 2 m2 u2। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, v1 को एक तरफ कर लिया और बाकी जो u1 है या u2 है उसको एक तरफ कर दिया। तो यहाँ से हम लोग v1 कॉमन लेंगे, तो v1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा m2 प्लस का m1 और इधर से हम लोग u1 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास में m1 माइनस का m2 इंटू में u1 प्लस का 2 m2 u2 और यहाँ से जो v1 कॉमन लेने पे m1 प्लस m2 बचेगा उसको हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमारे पास में v1 की वैल्यू आ गई। इस v1 की वैल्यू को उठा के हम लोग इक्वेशन नंबर 5 जो है उसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वहाँ से हमें v2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग इक्वेशन 6 इन 5 पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 हम लोगों को मिलता है यहाँ से v2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास में u1 माइनस का u2 पुट करने पे और इधर से आ जाएगा हमारे पास में m1 माइनस का m2 और साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा u1 और 2 m2 u2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास में m1 प्लस का m2। कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने ये जो v1 की वैल्यू है ये उठा के इसके अंदर पुट की है और v2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से सोल्व करें तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे
तो एलसीएम लेने पे हमारे पास में आ जाएगा ऑन टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 इंटू में M1 प्लस का M2 प्लस का M1 U1 माइनस का M2 U1 प्लस का 2M2 U2, और ये पूरा जो एलसीएम हम लोगों ने लिया था दैट इज इक्वल टू M1 प्लस का M2। यहाँ से इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, M1 का U1 के साथ, M1 का U2 के साथ, M2 का U1 के साथ और M2 U2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो टर्म्स कटेंगी उन सबको हम लोग काट देंगे और फाइनली हमारे पास में बचेगा 2M1 U1 प्लस का U2 M2 माइनस का M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस का M2। देखो बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 7 कैलकुलेट कर ली, मतलब हमारे पास में V1 की वैल्यू जो हम लोगों ने पीछे निकाली थी अभी वो, और V2 जो हमारे पास में ये आ गया है। तो अब हमारे पास में V1 और V2 जो है दोनों वैल्यूज़ आ गई है। इन दोनों वैल्यूज़ के हिसाब से अब हम लोगों को कुछ स्पेशल केस जो है वो सोल्व करने। स्पेशल केस मीन्स यदि हमारे पास में दोनों ऑब्जेक्ट जो सेम मास के, मतलब जैसे कि दो सेम मास की बाइक टकराती है, या फिर एक बाइक रुकी हुई है दूसरी बाइक चलती हुई आ रही है वो टकराती है, या फिर एक ट्रक के साथ एक बाइक का टकराती है, या मतलब इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट डिफरेंट मासेज के होंगे, तो क्या कोलिजन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, किसकी वेलोसिटी बढ़ जाए किसकी वेलोसिटी घट जाएगी, वो सब हम लोगों को डिस्कस करना है। तो दीज आर कॉल्ड द स्पेशल केस। तो स्पेशल केस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओके हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट जो है दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है वो सेम है। आप दो ऑब्जेक्ट का सेम मास, आप दो सेम मास के ट्रक मान सकते हो, दो सेम मास की बाइक मान सकते हो, दो सेम मास के एटम मान सकते हो, दो सेम मास के स्टार मान सकते हो। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है वो सेम है। तो व्हेन द बॉडीज हैव इक्वल मासेस, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मास बॉडी M1 का है उतना ही मास M2 का है, तो दोनों का मास क्या लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू M। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने दो इक्वेशन निकाली है। इक्वेशन नंबर 6 में आप लोग देखोगे कि हमारे पास में इक्वेशन 6 में V1 की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 7 में हम लोगों ने V2 की वैल्यू निकाली है। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 तो V1 जो हमारे पास में आया था उसमें हम लोग M1 और M2 को M पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा M1 माइनस का M2 U1 प्लस का 2M2 U2 इज डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहाँ पे जो M1 और M2 की जगह हम लोग M पुट करेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2M, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2M U2 डिवाइडेड बाई 2M। तो 2M से 2M कैंसिल, दैट इज इक्वल टू U2। इक्वेशन नंबर 8 इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 7 तो V2 की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो ये हम लोग जानते हैं कि इस इक्वेशन को जो हम लोगों ने सोल्व किया था तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आया था इक्वेशन का M1 प्लस का M2। अब इसमें जो हम लोग पुट करेंगे तो ये M2 माइनस M1, तो दोनों की वैल्यू क्या है M, तो यहाँ से M माइनस M क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा 0 होगा तो इधर से बचेगा 2M U1 डिवाइडेड बाई 2M, 2M से 2M कैंसिल, दैट इज इक्वल टू U1। इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, देखो बच्चों कितना अच्छा यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो V1 है उसकी वेलोसिटी बन गई है U2, और जो U2 है मतलब V2 है उसकी वेलोसिटी बन गई है V1। मतलब कि जो वेलोसिटी ए ऑब्जेक्ट के पास थी बिफोर द कोलिजन, वही वेलोसिटी बी ऑब्जेक्ट के पास आ गई है आफ्टर द कोलिजन। मतलब कि उनकी जो वेलोसिटी है वो आपस में इंटरचेंज हो गई है। मतलब बिफोर द कोलिजन जिसके पास जो वेलोसिटी थी, आफ्टर द कोलिजन उसके पास वेलोसिटी वो चेंज हो गई। मतलब यदि बिफोर द कोलिजन ए की वेलोसिटी ज़्यादा है तो आफ्टर द कोलिजन बी की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। बिफोर द कोलिजन ए की बी की वेलोसिटी कम है तो आफ्टर द कोलिजन बी की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। तो दोनों ने अपनी वेलोसिटी क्या कर ली है, इंटरचेंज कर ली। देखिए V1 बदल गया U2 में और V2 बदल गया
U1 में, जबकि बदलना किस में चाहिए था, V1 U1 में और V2 U2 में बदलना चाहिए था, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि दोनों वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इस कंक्लूजन को हम लोग लिख ले देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 and 9 concluded that if two bodies equal masses, their velocity are interchanged after collision। यदि दो ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं तो कोलिजन होने के बाद में उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है आपस में। ठीक है, ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में, जैसे कि एक बाइक जो खड़ी हुई है, दूसरी बाइक जो चल के आ रही है, और दो जो खड़ी हुई बाइक है तो जो उस बाइक का कोलिजन होता है जो चलती के आ रही है उस बाइक के साथ। मतलब ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। सिचुएशन ये है। तो जब हमारे पास में सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी 0 है, मीन्स बॉडी बी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो यदि बी हमारे पास रेस्ट में है तो हमारे पास में इक्वेशन 6 और 7 में हम लोगों ने V1 और V2 की वैल्यू निकाली थी। तो वहाँ से हम लोग U2 जो है उसकी वेलोसिटी 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में m1 माइनस का m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2। ये हम लोगों ने जो इक्वेशन 6 और 7 है उसमें वैल्यू पुट की है U2 की इज इक्वल टू 0, और सोल्व करने पे हमारे पास में V1 की वैल्यू आ गई है। और इसी प्रकार इक्वेशन 7 में जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे U2 की इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास में आ जाएगा 2m1U1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2, इक्वेशन नंबर 11। कब ये वेलोसिटी V1 और ये वेलोसिटी V2 कब है, जब हमारे पास में बिफोर द कोलिजन ऑब्जेक्ट सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड बी ऑब्जेक्ट जब हमारे पास में रेस्ट में। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में 3 केस बनेंगे। पहला केस कि जब दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम मास के, तो व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैव सेम मास। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 10 और 11 से निकाल सकते हैं। फ्रॉम 10 एंड 11 वी गेट, तो जब हम लोग सोल्व करेंगे तो m1 माइनस m2 जो है वो m माइनस m हो जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 0 और V2 की वेलोसिटी आ जाएगी U1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ था जिसकी वेलोसिटी U2 इज इक्वल टू 0 थी, तो जब एक चलती हुई ऑब्जेक्ट एक रुके हुए ऑब्जेक्ट से टकराता है तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था जो चल के आ रहा था उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ था वो जितनी वेलोसिटी के साथ पहला ऑब्जेक्ट चल के आ रहा था उतनी वेलोसिटी के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है। मतलब दोनों की जो वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाती है कोलिजन होने के बाद में। तो व्हाट वी कंक्लूड दैट आफ्टर कोलिजन they just interchanging their velocity। ओके, सेकंड केस देखिए। इसी में मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ए जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी है, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा सा ट्रक है या कोई भी एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट हम लोग मान सकते हैं, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत हल्का है, जैसे छोटी सी साइकिल हम लोग मान सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ए जो है जिसका मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू किसके ऑब्जेक्ट बी के, तो हमारे पास में इक्वेशन 10 और 11 जो है इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो 10 और 11 में वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा हमारे पास में V1 इज इक्वल टू m1U1 डिवाइडेड बाई m1। क्योंकि m1 का मास इतना ज़्यादा है तो m2 का मास हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यदि हम लोग इग्नोर करेंगे तो V1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो m2 को इग्नोर कर सकते हैं, m2 को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये क्या बचेगा m1U1 डिवाइडेड बाई m1। क्योंकि m2 इतना छोटा है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास में m1U1 डिवाइडेड बाई m1। m1 से m1 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास में U1। इसी प्रकार से हम लोग V2 में निकालेंगे
तो v2 हमारे पास में ये रहा 2m1u1 m1 प्लस m2। तो यहाँ से m1 बहुत बड़ा है तो m2 को इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास में बचेगा 2m1u1 डिवाइडेड बाई m1। तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास में 2u1 m1 डिवाइडेड बाई m1 इज इक्वल टू 2u1। तो यहाँ से m1 से m1 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो v1 है वो u1 बन गया और जो v2 है वो बन गया 2 ऑफ u1। मतलब कि जो भारी ऑब्जेक्ट है वो अपनी उसी वेलोसिटी के साथ में चलता चला जाएगा। ठीक है, और जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो भारी ऑब्जेक्ट की जितनी जो वेलोसिटी थी उससे वो 2 टाइम्स वेलोसिटी ज़्यादा अचीव कर लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ से कंक्लूजन निकाला है, दैट इज इक्वल टू इफ ए हैवी बॉडी मीन्स मास ऑफ m1, इफ ए हैवी बॉडी collides to a lighter body at rest, no change in the velocity of heavy body and stationary light body moves with the twice velocity of heavy body, with the twice velocity of heavy body। मतलब हम लोग ऐसा क्या मान सकते हैं समझने के लिए प्रैक्टिकली इसको, कि एक ट्रक है और एक साइकिल है। तो साइकिल रुकी हुई है यहाँ पे और ट्रक चल के आ रहा है। तो यदि ट्रक 60 की स्पीड के साथ चल के आ रहा है तो ट्रक की जब एक साइकिल के साथ टकराएगा तो ट्रक की वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 60 की स्पीड से ही चलता रहेगा। लेकिन जो साइकिल रुकी हुई थी वो साइकिल जो है ट्रक से दुगनी वेलोसिटी के साथ में चलना शुरू कर देगी। मतलब साइकिल की जो वेलोसिटी वो हो जाएगी 120 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक तीसरा केस देखिए यहाँ पे, एक और लगे हाथों। केस नंबर 3, जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट, पहला जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है और दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत ही भारी है। तो बॉडी ए इज लाइटर देन बी, तो मास ऑफ m1 कैन बी नेगलेक्टेड। तो m1 का मास है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 10 और 11 में हम लोग फिर से वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ अब की बार हम लोग m1 का जो मास है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा v1 m2 u1 डिवाइडेड बाई m2 मीन्स नियर अबाउट ऑफ u1 एंड u2 इज इक्वल टू 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m2 नियर अबाउट टू 0। ठीक है, तो what we conclude that कि यदि एक लाइटर बॉडी जो है वो चल के आ रही है और वो एक हैवी बॉडी के साथ में टकरा रही है, मतलब कि यहाँ से यदि एक साइकिल चल के आती है, प्रैक्टिकली समझिए, और वो साइकिल टकराती है एक ट्रक के साथ में, तो ये कह रहा है कि जो ट्रक है वो हमारे पास में एज इट इज़ रुका रह जाएगा और हमारे पास में जो साइकिल है वो ट्रक से टकराने के बाद में वापस से जिस वेलोसिटी के साथ में आई है उसी वेलोसिटी के साथ में वो टकरा के वापस जाना शुरू कर देती है। तो यहाँ से नोट डालिएगा, इफ़ ए लाइट बॉडी, हाँ हाँ, इफ ए लाइट बॉडी ए collide with heavy body B, it rebounds, मतलब वो टकरा के वापस से उसी दिशा में जाना शुरू कर देगी। तो it rebounds its original velocity where heavy body remains at rest।
ओके, समझ गए होंगे। जब एक साइकिल चल के आएगी और वो एक ट्रक के साथ में टकराएगी तो ट्रक जो स्टेशनरी है तो वो तो रुका रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन साइकिल जिस वेलोसिटी के साथ में आती है, टकराने के बाद में वो साइकिल वापस से उसी डायरेक्शंस में, उस मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शंस में उसी वेलोसिटी के साथ में मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये कुछ केसेस हम लोगों ने पढ़े कि जब ऑब्जेक्ट सेकंड जो है वो स्टेशनरी है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट का मास ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट सेकंड का मास ज़्यादा है, तो क्या क्या उनकी वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या उनके कोलिजन होने का उनकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, जब कोलिजन होने के बाद में ऑब्जेक्ट सेम डायमेंशन में ट्रेवल करते हैं। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब कोलिजन होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से मूव करना शुरू कर देते हैं तो उससे कोलिजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तब तक आप इसको पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।